हाय फ्रेंड्स। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ की एक सीरीज़। हमारे इंडिया में टोटल 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है भारत का। ये 1950 में सेटअप किया गया था और बहुत पहले से ही मुझे था ऐसा कि मुझे स्टार्ट करना है, बिकॉज जब भी मैं इस एसएसबी की प्रिपरेशन में था तो मैंने काफ़ी लोगों के बारे में पढ़ा है जो महावीर चक्र अवार्डीज़ हैं, परमवीर चक्र अवार्डीज़ हैं, काफ़ी पढ़ा है इनके बारे में। तो मैं चाहता था कि एक मीडियम के थ्रू आपको मैं कन्वे करूँ। तो डेफिनेटली यूट्यूब एक बेस्ट मीडियम है जिसके थ्रू अब मैं चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ आपके साथ इन्होंने क्या किया है, किस लेवल पे इन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर सोमनाथ शर्मा जी के साथ। अब यहाँ पे ये जानेंगे कैसे इन्होंने बैटल ऑफ बडगाम लड़ा था, कैसे इन्होंने फिर कबीलों को काफ़ी लंबे टाइम तक रोक के रखा था वहाँ पे, क्या इन्होंने सेक्रीफाइस दिया, उसके बारे में पूरा जानेंगे। शुरुआत करते हैं इनके जीवन से, इनके कॉलेज से, इनके मिलिट्री लाइफ से शुरू करते हैं। पहले इनका जन्म हुआ था कांगड़ा के पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली मिलिट्री ऑफिसर से भरी पड़ी है। इनके दादाजी भी ब्रिटिश आर्मी में थे एज ऑफिसर। इनके जो फादर थे वो भी मेजर जनरल लाइक अमरनाथ शर्मा जी, रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विस। और इनकी जो बहन थी वो भी आर्मी में एज ऑफिसर थी। उनके जो भाई विश्वनाथ शर्मा जी बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने 1988 से 1990 तक। तो डेफिनेटली एक इनकी लेगेसी रही है फैमिली की आर्मी में सर्व करने की एज एन ऑफिसर। तो इन्होंने भी सोचा क्यों हम पीछे रहे भाई, हमने क्या गुनाह किया, हम भी बिल्कुल आर्मी में एज एन ऑफिसर जाएंगे। तो वो ज्वाइन हुए। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की रॉयल मिलिट्री एकेडमी, वही रॉयल मिलिट्री एकेडमी आज हम जिसको बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है। वहाँ से इन्होंने उसके बाद कमीशन हुए। ही गॉट कमीशन इन 8th बटालियन ऑफ 19th हैदराबाद रेजिमेंट। ऑफकोर्स उस टाइम पे ये ब्रिटिश आर्मी की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे रॉयल इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इंडियन आर्मी की हम बात कर रहे हैं, जो कि आफ्टर द पार्टीशन 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट बन गई थी। वही बटालियन की हम बात कर रहे हैं जिसमें रिक्रूट हुए थे, जिसमें कमीशन हुए थे। माई मिस्टेक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे ही कमीशन हुए इनको भेजा गया भाई बर्मा, क्योंकि आपको पता है ये 1942 में कौन सा वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस टाइम पे। और ब्रिटिश के नाक में किसने दम कर रखा है? एक तो हिटलर भाई साहब है, उन्होंने यूरोप में दम कर रखा है इन लोगों के हाथ नाक में, और यहाँ पे जापानीज है, और जापानीज पहुँच गए हैं बर्मा तक। तो यहाँ पे ऑफकोर्स उनका प्लान है कि वे इंडिया के एंटर तक आना, अंदर तक आना। तो बर्मा में इनको भेजा गया। अब आपको जान के हैरानी होगी कि जिसके अंडर सर्व कर रहे थे उनका नाम था कर्नल थिमाया। अब आपको कर्नल सुन के आदत नहीं होगी ना उनका, क्योंकि आपने सुना है कि जनरल थिमाया। तो दैट पर्सन ऑल्सो लाइक लेटर बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इतने स्ट्रांग लीडरशिप के अंदर इन्होंने सर्व किया है। ऑफकोर्स वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी जीती। इनको भी काफ़ी लाइक ही वॉज द डेकोरेटेड ऑफिसर आफ्टर दैट। अब यहाँ पे स्टोरी चालू होती है अभी जब 1947-48 में जब पार्टीशन हुआ भारत पाकिस्तान का। राजा हरि सिंह जी जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने बोला कि मैं कश्मीर को बनाना चाहता हूँ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया आप बोल सकते हैं। लेकिन उन्हें बात समझना चाहिए था, ऑल दो नो डाउट कश्मीर काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन उन्हें बात समझनी चाहिए थी कि कश्मीर की जो लोकेशन है, जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटजिक है। उसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है। चलिए हमारी लीडरशिप तो एक बार मान लेती है बात कि ठीक है वी विल मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, बिकॉज हमारा अप्रोच कभी भी एग्रेसिव नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का अप्रोच काफ़ी डिफरेंट था, जिन्ना जी का अप्रोच काफ़ी डिफरेंट था। उनका ऐसा वो था कि नहीं, ही वॉन्टेड कश्मीर एनी हाउ। तो फिर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, जो खैबर पख्तूनवा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो कबीले थे, जो पठान्स थे, उनको इन्होंने आर्म एंड एमुनेशन प्रोवाइड किया, उनको ट्रेनिंग दी और अटैक करने के लिए बोला। पाकिस्तान आज तक ये बात नहीं मानता है कि वहाँ पे अटैक हमने किया था। यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे देवर इन द सिविल ड्रेस, मतलब वो पठानी कुर्ता पैजामा और जो उस एरिया का जो ड्रेसिंग होता है उसमें, तो उस ड्रेस में थे, उन आर्म्स से पूरी तरह से लेस थे और उन्होंने अटैक किया था। वर्दी में थे ही नहीं वो लोग, तो पहचानना भी मुश्किल था कि भाई सिविलियन है या फिर सच में कोई मतलब रेबल है या फिर आर्मी सोल्जर है, कौन है ये। तो आज तक ही पाकिस्तान इस बात को मानता नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ये तो हो गई हमारी स्टोरी।
अब आपको पता है कि 26 अक्टूबर के जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, इंडियन आर्मी को ऑर्डर मिलता है कि भाई हमें कश्मीर अब बचाना है। ऑल्दो काफ़ी लेट हो चुका था, तब तक काफ़ी देरी कर दी थी महाराजा ने साइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। पाकिस्तान तो आज भी बोलता है फोर्सफुली किया गया, अरे भाई जैसे भी किया बिकॉज वी वॉन्टेड दैट, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे इनकी कहानी पे आते हैं भाई, इनकी जो लेजेंडरी कहानी है उस पर बात करते हैं। डिस्पाइट भाई इनके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो रखा था, लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो रखा था। जब इनकी कंपनी का ऑर्डर आता है तो उस टाइम पे इनका था ऐसा कि लाइक मैं तो जाऊंगा, ऑल्दो ही वॉज नॉट फिट टू गो बिकॉज एक हाथ में प्लास्टर रखा है और आप जाने के लिए हैं, लाइक हॉकी खेलते हुए इंजरी हो गई थी इनको, ही वॉज नॉट फिट टू गो। लेकिन इन्होंने बोला कि अपने जो आदमी है, मेरे जो मैन है, उनको सबसे अच्छा मैं समझता हूँ तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज तो सम लाइक 31 अक्टूबर को इनको इनके साथ जो डेल्टा कंपनी के थे, डेल्टा कंपनी ऑफ फोर्थ कुमाऊं, तो इनके साथ और 2 कंपनीज को तो लाया गया और यहाँ पे बडगाम में इनको स्टेशन कराया गया और बोला गया, उनको ड्यूटी दी थी कि जो कबीले यहाँ पे आ रहे हैं टुवर्ड्स द श्रीनगर एयरपोर्ट, उनको आपको रोक के रखना है, या फिर वहाँ पे एक तरह से टुकड़ी रहेगी तो ऑफकोर्स ये बात है श्रीनगर एयरपोर्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि क्यों भाई श्रीनगर एयरपोर्ट की इतनी क्या वैल्यू है उस टाइम पे? भाई उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, अगर कोई भी रेइंफोर्समेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, उस अच्छे लेवल पे ट्रांसपोर्ट नहीं है आज जिस तरह से है। तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी श्रीनगर का एयरबेस। अगर उसको किसी भी तरीके से पाकिस्तान अपने अंडर ले लेता तो समझ ले वर्चुअली वो जीत चुका था, पूरी तरीके से जीत चुका था। फिर बहुत ही एक अलग लेवल पे हमें ब्रेवरी दिखानी पड़ती उसको कैप्चर करने के लिए। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को भी बात पता थी कि बडगाम का क्या रोल है, उनको बात पता था कि बडगाम कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडिया के लिए। तो जो 3 यहाँ पे कंपनीज थी उसमें डेल्टा कंपनी इनकी थी, बाद में अदर 2 कंपनी थी, उनको यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा गया था। लेकिन देखा गया कि 3 नवंबर को ऐसा कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रही है, तो 2 बजे तक लाइक 2 PM लाइक 14 आवर्स आप बोल सकते हैं, तब तक बाकी की 2 कंपनीज को बोला गया कि ठीक है यू कैन लीव। लेकिन इनकी कंपनी का ऑर्डर था कि यू लाइक आप थोड़ी देर तक और रुकिए वहाँ पे। अब पाकिस्तान जो वहाँ पे बैठे थे इसी फिराक में कि कब यहाँ से इनकी टुकड़ी जाए और 1 बचे या पूरी चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही बोल रहे ना कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। दे वर नॉट इन द ड्रेसेस ना, मतलब आर्मी यूनिफॉर्म में थोड़ी है वहाँ पे कि भाई हम बैठे हैं। अभी अब इंडियन आर्मी के एक अपने खुद के वसूल है कि वो सिविलियंस पे अटैक नहीं करते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि सिविलियंस हार्म ना हो, कैजुअलिटी बहुत कम हो, ना के बराबर। तो हमारा अलग वसूल है। अब वहाँ के जो ट्राइबल बोलिए, लश्कर बोलिए, जो आर्म्ड रेबल बोलिए, जिनको पाकिस्तान ने ट्रेन कर रखा, उनके वसूल अलग है भाई, उनके वसूल टोटली अलग है। तो यहाँ पे जैसे ही 2 टुकड़ी जाती है फौज की, इनके रेजिमेंट की, इनकी टुकड़ी बचती है। अब यहाँ पे इनको चारों साइड से घेर लिया गया। अराउंड 700 रेडर्स थे, अराउंड, अभी काउंटिंग तो नहीं है बट अराउंड इतने। और ऑफकोर्स सी बात है इन लोगों की संख्या बहुत कम थी, 50। तो ये सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि एक टाइम पे 7:1 की सिचुएशन आ गई है, इस लेवल पे है, इतने चारों साइड से लोग आउट नंबर्ड हो चुके थे। लेकिन वही बात है, हमारे फौज की एक अलग ही बात है, उनका मानना है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम अपने आर्म्स नहीं डालेंगे। और वही इन्होंने भी, शर्मा जी ने भी किया, मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने भी किया। आपने बॉर्डर देखी ही होगी, आपको मतलब जिन्होंने देखी है पता ही है कि कैसे 100 सोल्जर्स ने, तो भी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कभी। तो यहाँ पे अभी चलो इनके ऊपर बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो इनके ऊपर मूवी बननी चाहिए एक। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, खुद हर एक ट्रुप्स तक जा रहे हैं, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जा रहे हैं, कभी मोटा चला रहे हैं तो कभी गन चला रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं खुद से। पूरी कोशिश है कि नहीं भाई, मतलब जज्बा कम नहीं होना चाहिए। वो ना जंग ना बंदूकों से तो बिल्कुल, आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो जीती ही जाती है, लेकिन जज्बे से जो जंग जीती जाती है ना, कभी कभी तो उसके सामने आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी कम पड़ जाते हैं। एक से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आर्मी ने सेट कर रखे हैं, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जा रहे हैं, इनका पूरा कोशिश था कि जब तक रीइंफोर्समेंट ना आ जाए तब तक इनको रोक के रखना है। और अब मान लीजिए कि 700
रेडर्स हैं, 700 यहाँ पे रेबल्स हैं, लश्कर्स हैं, उनको उन्होंने 6 घंटे रोक के रखा। और कितनी क्वांटिटी इनकी, 50 से 60 सोल्जर्स हैं इंक्लूडिंग हिम। समझ लीजिए किस लेवल पे ब्रेवरी दिखाई होगी इन्होंने, किस लेवल पे। इनको फायरिंग आ रही है, बोले नहीं ठीक है रोक के रखेंगे। पर्पस ही वही था, क्योंकि उन्हें पता था श्रीनगर एयरपोर्ट का, श्रीनगर एयरबेस का, अगर ये चला जाता तो फिर इन्फोर्समेंट भी नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत ही बडगाम से बहुत ही पास है। तो ये कंडीशन थी। आखिरी जो इनका मैसेज था वो ये था, जो उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेजा था, द एनिमी आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हैविली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच, 1 इंच भी भाई हम हटेंगे नहीं, एंड विल फाइट टू द लास्ट मैन इन द लास्ट राउंड। क्या बात है, मुझे पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इस लेवल पे ब्रेवरी दिखाई है इन्होंने। और आखिरकार एक मोटर की शेलिंग आती है, इनके साइड में फटती है और ये शहीद हो जाता है। तो बाय द टाइम इंडियन आर्मी के रीइंफोर्समेंट आती है, और आपको ये बात जान के हैरानी होगी, सिर्फ 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे। ऑल दो कैजुअलिटीज़ मतलब इंजर्ड ज़्यादा भी और भी हुए थे, लेकिन 20 सोल्जर्स सिर्फ शहीद हुए। और वहाँ पे जो कबीले वाले थे, जो रेबल्स थे, उनके अराउंड 200 से 300 रेबल्स की उन्होंने जान ली थी, किल किया था। और इनकी जो ब्रेवरी है, इसको इसी के लिए इनको परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया परमवीर चक्र अवार्ड। और ऑल द पॉस्टमसली बिल्कुल। और इनकी जो डेड बॉडी थी वो 6 नवंबर को मिली थी। तो स्टेट ऑनर के साथ इनको घर पे भेजा गया एंड ऑल, वो तो अलग बातें हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब ऐसी ब्रेवरी की बात होती है तो पहली बात है कि लोगों तक, क्योंकि आजकल सबसे अच्छा ज़रिया है मूवीज़ के थ्रू, तो डेफिनेटली इनके ऊपर मैं चाहूँगा मूवी बने। और मैं तो चाहूँगा कि इनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो NCERT बुक्स में आनी चाहिए, क्योंकि मतलब जो नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो टुवर्ड्स अ नेशन की तरह वो कमी हो रही है उसकी, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टोरीज़ हैं वो बिल्ड करेंगे इसको। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, अगले परमवीर चक्रवर्ती के साथ। थैंक यू। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।